नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और इसमें हम देख रहे हैं आधुनिक काल में नवजागरण देख रहे हैं। इसमें हमने कल बहुत कुछ भाग देखा था और आज इससे आगे देखेंगे। यह जो क्लास है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की, यह नेट जेआरएफ ऑल सेट परीक्षा, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी इन सभी के लिए उपयुक्त है और इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। कल हमने देखा था बहुत कुछ। आज हम यहाँ से हवेल कला को राजनीति से अलग रखना चाहता था, यहाँ तक हमने कल देखा था। यह उनकी औपनिवेशिक राजनीति थी। कुमार स्वामी कला की स्वायत्तता के पक्ष में थे, पर वे राजनीति से विरहित कला के पक्षधर नहीं थे। यानी कुमार स्वामी जो थे वह कला को राजनीति से जोड़कर रखना चाहते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में दो कलाकारों का उदय होता है, अरविंदनाथ ठाकुर और राजा रवि वर्मा। यहाँ 19वीं शताब्दी के अंत में दो कलाकारों का उदय होता है। उसमें जो दो नाम है, एक जो मुख्य नाम है अवनींद्रनाथ कुमार और अवनींद्रनाथ ठाकुर और राजा रवि वर्मा। यह दो कला के क्षेत्रों में 19वीं शताब्दी के अंत में दो नाम आते हैं। अवनींद्रनाथ की दृष्टि भारतीयता की ओर गई। वे जापान की चित्रकला कोकाकुरा से भी प्रभावित थे। यानी कैसा है कि यह दो, राजा रवि वर्मा और अवनींद्रनाथ ठाकुर, ये दो नाम दिए जाएंगे और इनमें से कौन जो है जापान की चित्रकला से प्रभावित था, तो अवनींद्रनाथ ठाकुर यह जापान की चित्रकार कोकाकुरा से प्रभावित थे। जो सन 1901 में भारत आया, वह पश्चिम में नृत्य कला रूप के विरुद्ध था। उसने एशियाई अस्मिता की अलग जगाई। अवनींद्रनाथ ने कई चित्र बनाए, जिसमें शाहजहां की मृत्यु 1900 और भारत माता 1905 राष्ट्रीय चित्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। यानी अवनींद्रनाथ के दो चित्र प्रसिद्ध है। उसमें एक जो है शाहजहां की मृत्यु 1900 में और दूसरी भारत माता की जो चित्रकारी थी, यह दो चित्र राष्ट्रीय चित्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। अभिसारिका के चित्र को भी एक नई काल्पनिक अर्थवत्ता दी। राजा रवि वर्मा के पौराणिक प्रोटेड कल्पना विहीन होने पर भी लोकप्रिय हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संरक्षण में लिखी जाने वाली कविताओं और रवि वर्मा के चित्रों की पौराणिकता का सपाटता में आश्चर्यजनक साम्य है। जिस प्रकार खड़ी बोली का प्रचार महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात आदि में था, उसी प्रकार 19वीं शताब्दी में हिंदुस्तानी संगीत यानी ख्याल गायकी का प्रचार भी हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, असम, गुजरात में हुआ। यह इम्पोर्टेंट कथन है। जिस समय में खड़ी बोली यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रचार जो है वह महाराष्ट्र में हुआ, बंगाल में हुआ, गुजरात में हुआ। इसके साथ ही 19वीं शताब्दी में हिंदुस्तानी जो संगीत था उसका भी प्रचार हुआ। उसका जो ख्याल नामक जो नृत्य है, उसकी जो गायकी का जो प्रसार है, वह हिंदुस्तान में हिंदी भाषी क्षेत्र में हुआ और हिंदी भाषी क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में भी, प्रांतों में भी हुआ। उसमें है महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, असम, गुजरात में। हिंदुस्तानी संगीत का लोकप्रिय नाम था घराना संगीत। यानी हिंदुस्तान का कौन सा लोकप्रिय संगीत है, तो घराना यह लोकप्रिय हिंदुस्तानी का संगीत है। घराना संगीत का अस्तित्व 19वीं शताब्दी की औपनिवेशिक सत्ता के पहले से ही था, किंतु इसका प्रचार औपनिवेशिक युग में ही हुआ। इसके मूल में नई औपनिवेशिक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक संघर्ष था। वास्तव में घराना संगीत का जन्म मुगलों के समय में हो चुका था। घराना संगीत का जन्म कहाँ हुआ था? यह घराना संगीत का उगम मुगलों के समय में हुआ था। मुगलों के समय में घराना संगीत का जन्म हुआ था, उत्पन्न हुआ था। ध्रुपद के अभिजातीय संयम और निरस्ता की जमीन तोड़कर ख्याल गायकी का अखुआ उगा, पर यह सर्वथा स्वच्छंद नहीं था। इसकी अपनी बंदिशें थी, आंतरिक नियम थे। फिर भी
ध्रुपद की अपेक्षा अधिक स्वच्छंद, सरस और श्रृंगारिक। ने जो भारतीय जो संगीत है वह ख्याल ख्याल जो था इसके भी कुछ नियम थे, उसकी भी एक स्वच्छंदता थी, सरस थी, एक आंतरिक श्रृंगार था। लेकिन जो ध्रुपद थे उससे वह अधिक सरल था, स्वच्छंद था, सरस और श्रृंगारिक था। कौन सा ख्याल गायकी। ध्रुपद आदि के व्याकरण पानी पाणिनीय थे। घराना संगीत में घरानों की अपनी विशिष्टता या वैयक्तिकता थी। जातीय राग रागियाँ उच्च वर्ग के लोगों तक सीमित थी। उनके व्याकरण में परिवर्तन का अवकाश नहीं था। घराना संगीत ग्वालियर, जयपुर, रामपुर, आगरा, बड़ौदा, इंदौर आदि का घराना संगीत संगीत का व्याकरण लचीला था। यानी यह घराना जो संगीत है कहाँ कहाँ चलता था, तो ग्वालियर, जयपुर, रामपुर, आगरा, बड़ौदा, इंदौर, इन घराना संगीत का जो व्याकरण जो था वह लचीला था। प्रत्येक घराना स्वर लय का मिश्रण अपने ढंग से करता था। उसके अपने श्रोता थे। हर घराना अपने क्षेत्र तक सीमित था। उस पर स्थानीयता का रंग था। आश्चर्य तो यह है कि प्राच्य विद्याविदों ने भारतीय संगीत के अन्य क्षेत्रों में अन्वेषण किया, किंतु संगीत अपेक्षित बना रहा। चित्रकला की भांति इसे भी अविकसित मान मिल गया। यानी जिस प्रकार चित्रकला अविकसित रही उसी प्रकार संगीत भी अविकसित रहा। औपनिवेशिक प्रभावों से स्वतंत्र होकर यह अपना विकास करता रहा। हिंदी नवजागरण बंगाल महाराष्ट्र के नवजागरण से मूलतः भिन्न न होकर अपने दृष्टिकोण और देवर में भिन्न था। यानी जो हिंदी नवजागरण था वह बंगाल महाराष्ट्र के नवजागरण से मूलतः भिन्न न होकर, यानी जो महाराष्ट्र में बंगाल में नवजागरण हुआ था वह भी हिंदी प्रदेश में नवजागरण हुआ था, भिन्न न होकर यानी अलग न होकर उसी दृष्टिकोण पर था। लेकिन जो हिंदी नवजागरण के जो तेवर थे वह भिन्न थे, अलग थे। बंगाल के सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक बंकिम थे। यानी बंगाल के सबसे प्रभावशाली लेखक कौन थे, तो बंकिम चंद्र बैनर्जी यह होंगे, या बंकिम नामक जो लेखक है वह बंगाल के सबसे प्रभावशाली लेखक थे। उनके लेखन में हिंदूवाद का शोर अधिक मुखर था और उनकी राष्ट्रीयता अपने बंगाल तक सीमित, यानी बंकिम की राष्ट्रीयता बंगाल तक ही सीमित थी। उस काल के अन्य बंगाली लेखकों की दृष्टि भी प्राय सोनार बांग्ला के आगे नहीं जाती है। क्षत्रियता से आज भी उनकी मुक्ति नहीं हुई है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गद्यकार चिपलूणकर वर्णभेद की खाई नहीं पार कर पाए थे। यानी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गद्यकार कौन है, यह यदि प्रश्न पूछा जाए तो चिपलूणकर यह महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध गद्यकार है। और वो यह चिपलूणकर भी वर्णभेद की आगे नहीं जा सके, वर्णभेद में ही वह रहे। महात्मा फुले को वे हीन दृष्टि से देखते थे। चिपलूणकर जो है वह महात्मा फुले को हीन दृष्टि से देखते थे, निम्न के वर्ग से। पर भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों में किसी प्रकार की संकीर्णता न थी, न वर्णभेद की और न क्षत्रियता की। यानी जो भारतेंदु मंडल था, भारतेंदु मंडल में जो भी लेखक थे उन सभी का परिचय हम आगे देखेंगे। तो वहाँ भारतेंदु मंडल में जो लेखक, सभी जो लेखक थे जो भी अलग अलग प्रांतों से थे, अलग अलग वर्गों से थे, वर्णों से थे, तो उसमें कोई भेद नहीं था, कोई क्षत्रियता नहीं थी, वह एकता के साथ थे। अन्य लेखकों की भांति भारतेंदु मंडल भी देश के स्वतंत्र सांस्कृतिक व्यक्तित्व की खोज कर रहा था, पर इसका देश बड़ा था। यानी जो भारतेंदु मंडल के जो लोग थे वह भी अपने देश को स्वतंत्र सांस्कृतिक व्यक्तित्व की, देश की सांस्कृतिक व्यक्तित्व खोजने की खोज रहा था। लेकिन ये भारतेंदु मंडल के जो लोग थे, मंडल था, इसकी जो व्यापकता थी वह बड़ी थी। इसकी पृष्ठभूमि में सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें हिंदू मुसलमान एकजुट होकर अंग्रेजी उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़े थे। यानी भारतेंदु मंडल जो था वह देश को स्वतंत्र करने के लिए जो 1857 का जो राष्ट्रीय पहला उठा हुआ स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम को एकजुट यानी एकता के साथ एक होकर हिंदू मुस्लिम एक होकर अंग्रेज का विरोध करे, यह उसका लक्ष्य था। अंग्रेजों के आतंक से इस संग्राम में उनके अत्याचारों का ब्यौरा देना,
उतना ही कठिन था जितना भक्त कवियों का मुसलमानी अत्याचार का उल्लेख करना। यानी यह जो भारतेंदु मंडल के जो लेखक थे, उनके सामने अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे, जो भी अंग्रेज़ों का जो शोषण था, अंग्रेज़ों के अत्याचार थे, उसका ब्यौरा देना कठिन था। जो कि भक्तिकाल में मुसलमानों के अत्याचार का उल्लेख करना भक्त कवियों को कठिन लगता था, उसी प्रकार फिर भी उनकी रचनाओं में हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का जुझारूपन दिखाई पड़ता है। इस प्रदेश में निर्गुणवादी संतों की एक लंबी परंपरा रही है, जिसमें हिंदुओं मुसलमानों के भेदभाव को मिटाने का भरपूर प्रयास किया। यानी इसी प्रदेश में जो हिंदी भाषा भाषी प्रदेश था, इसी में जो निर्गुणवादी जो थे, जो हमने देखे कबीरदास, वह जो निर्गुणवादी है, वह वादियों ने जो हिंदू मुसलमानों के भेदभाव मिटाकर एकता स्थापित करने का काम किया था, वही भारतेंदु मंडल का ही था। भारतेंदु ने कबीर, दादू आदि का आदर्शपूर्वक उल्लेख किया है। भारतेंदु ने किसको आदर्श माना? कबीर को माना, दादू को माना, आदरपूर्वक उल्लेख किया है। इस परंपरा के फलस्वरूप भी उन्होंने दोनों संप्रदायों की एकता पर बल दिया। दोनों संप्रदाय कौन से? जो निर्गुण सगुण, इन दोनों को भारतेंदु ने महत्व दिया। इसके अतिरिक्त उनके सामने संपूर्ण भारतवर्ष था, न कि भारतवर्ष का कोई एक आंचल। यानी भारतेंदु मंडल के सामने संपूर्ण भारतवर्ष था, केवल भारत का कोई एक अंश या एक छोटा सा स्थान न था। तो वह भारतेंदु मंडल के सामने पूरा भारतवर्ष था, पूरा भारत देश था, एशिया खंड था। वे भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है के संबंध में चिंतित थे। यानी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष कैसे उन्नत हो सकता है, कैसे प्रगतिशील हो सकता है, प्रगत हो सकता है, इसके लिए भारतेंदु मंडल या भारतेंदु चिंतित है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने यानी किसने लिखा है? भारतेंदु ने लिखा है, भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों न हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारगिल जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, पारसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। यानी भारतेंदु कहते हैं कि जो भी तुम हिंदू मुस्लिम हो, जो भी उच्च नीचता है, वह सब भूलकर तुम एकता के साथ रहो। ये सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ो। जो अनेक प्रांत है, बंगाल, मंठा यानी जो मराठा प्रांत है, पंजाब है, मद्रासी है, जो भी प्रांत है, वह सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर व्यापार करो। जो भी तुम्हारा जो व्यापार से जो भी उन्नति होगी, जो भी पैसा मिलेगा, वह पैसा हमारे ही देश में रहेगा, इंग्लैंड में न जाएगा। ऐसा वो भारतेंदु का कहना था। मैं फिर से यह कथन पढ़ता हूँ क्योंकि परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। भाई हिंदुओं, भारतेंदु लिखते हैं, भाई हिंदुओं, तुम भी समांतरण का आग्रह छोड़ो। यानी तुम भी मतभेद का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों न हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मंठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारगिल जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। यानी जिस प्रकार समुद्र में गंगा की अनेक नदियों की धारा मिलकर एक समुद्र बनता है, उसी प्रकार हमारा जो सभी क्षेत्रों का जो पैसा है, वह मिलकर अमेरिका में जाता है।
जिस तरह पश्चिमी नवजागरण से भारतीय नवजागरण भिन्न है, उसी तरह बंगाल नवजागरण से हिंदी नवजागरण अमोबेश भिन्न है। अरे जिस प्रकार जो पश्चिमी नवजागरण है, जो पश्चिमी देश में हुआ था, वह नवजागरण भिन्न है, अलग है। वह पश्चिमी देशों में हुआ नवजागरण भारतीय नवजागरण से अलग है। उसी तरह बंगाल में जो नवजागरण हुआ है, वह हिंदी प्रदेश के नवजागरण से अमोबेश भिन्न है, यानी बेशक भिन्न है। पश्चिमी नवजागरण अपने को मध्यकालीन चेतना से, चर्च के चंगुल से मुक्त करता है। यानी जो पश्चिमी नवजागरण है, वह मध्यकालीन चेतना से, यानी जो भक्ति भाव के जो चर्च के चंगुल से मुक्त करता है। भारतीय नवजागरण अतीत से जुड़ा हुआ है, यानी भारतीय नवजागरण जो है वह इतिहास से जुड़ा हुआ है, भूतकाल से जुड़ा हुआ है, उससे बहुत कुछ ग्रहण करके आगे बढ़ता है। सच तो यह है कि अपने यहाँ अतीत वर्तमान भविष्य का विभाजन नहीं है, काल का एक सातत्य कंटिन्यूअस है। यानी जो भारत में या अपने यहाँ यानी भारत में यहाँ अतीत वर्तमान भविष्य का विभाजन नहीं है, यानी वर्तमान भविष्य या भूतकाल इसका विभाजन नहीं है। सभी को एक साथ सातत्य कंटिन्यू लेकर चलते हैं। इस सातत्य में कोंत, स्ट्यूअर्ट, मिल्क्स, स्पेसर आदि के विचार वेद उपनिषद नव वेदांत में घुल मिल गए हैं। फिक्टे का उल्लेख तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। फिक्टे का उल्लेख भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। संपूर्ण नवजागरण में किसका भाव है? तो आत्मचेतस का भाव संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। यही चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। भारतीय चेतना, अस्मिता, संस्कृति की पहचान क्या है? तो आत्मचेतस, यह भारतीय नवजागरण जागरण यही चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। भारतेंदु ने इसी आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। बंगाल में युवा क्रांतिकारी छात्र देरोजियो ने देश के अतीत को संबोधित करते हुए अंग्रेजी में एक कविता लिखी है, जिसमें कहा है कि मैं काल की गहराइयों में डूबकर कुछ उदात्त ध्वत्सा अवशेषों को तुम्हारे लिए ले आना चाहता हूँ। यह समष्टिमूलक चेतना है। अन्य किसी लेखक ने इस ओर संकेत नहीं किया है। भारतेंदु तथा उनके मंडल ने इस आत्मचेतस को समष्टि चेतस में संक्रांत किया। भारतेंदु की वैष्णव भावुकता ने उसमें उनका साथ दिया। नवजागरण का प्रवाह, जहाँ पर मैं परीक्षा में पूछा जाने योग्य है वहाँ पर ही विश्लेषण करूँगा। नवजागरण का प्रवाह अपनी पूरी गति में सन 1947 तक बहता रहा। यानी नवजागरण का प्रवाह कब तक बहता रहा? सन 1947 तक, यानी भारत स्वतंत्र होने तक बहता रहा, जारी रहा। पर इसके बाद इसका जादू समाप्त हो जाता है। यानी 1947 के बाद, भारत स्वतंत्र हो जाने के बाद जो नवजागरण है वह समाप्त हो जाता है, खंडित हो जाता है। फिर भी हम उसी मरे हुए जादू की पूंछ पकड़कर नई समस्याओं की वैतरणी पार करना चाहते थे। यानी भारत स्वतंत्र हुआ, नवजागरण समाप्त हुआ, फिर भी जो पुरानी परिपाटी, यानी जो नवजागरण के पहले की जो परिपाटी थी वही हम अपना कर आगे चल रहे थे। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ सोच समझकर राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने की सलाह दी थी। यानी महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद कुछ सोच समझकर जो राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित किया था वह समाप्त करने की सलाह दी थी। 20वीं शती के उत्तरार्ध में अनेक समस्याएं अपनी जटिलताओं में उगती गई। यानी जब 20वीं शताब्दी आई, 20वीं शताब्दी में अनेक समस्याओं ने अपना मुंह दिखाना जारी किया, या कुछ अनेक समस्याएं उभर कर सामने आई। आज तो नक्सलवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, मजहबी उन्माद, आतंकवाद आदि देश की अखंडता और सांस्कृतिक एकता के आगे प्रश्न चिन्ह लगा बैठे हैं। और एक मेरी बात जहन में यहाँ आती है, जो परीक्षा में जो गद्य दिया जाता है, परिच्छेद दिया जाता है, और उसके अंतर्गत जो
प्रश्न पूछे जाते हैं, वह जो गद्य है, वह जो परिच्छेद है, वह ऐसे ही किताबों से उठा कर दिया जाता है। यह मेरे ख्याल से एक जब तेलंगाना सेट परीक्षा हुई थी, उसमें यह ऐसे का ऐसा ही दिया था परिच्छेद। ये नवजागरण का प्रवाह अपनी पूरी गति में 1947 तक बहता रहा, यह दिया था, मुझे पक्का याद है। तो फिर ऐसे ही पढ़ते हैं, तो इसी दृष्टिकोण से मैं लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहा हूँ। तो 20वीं शताब्दी में कौन सी जटिलताएं सामने आई आज, तो यानी आज के वर्तमान में कौन सी समस्याएं है, उसमें है नक्सलवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, मजहबी उन्माद, आतंकवाद आदि। देश की अखंडता और सांस्कृतिक एकता के आगे प्रश्न चिन्ह लगा बैठे हैं। यानी जो नक्सलवाद है, भाषावाद एक अपना क्षेत्र चाहता है, क्षेत्रवाद यानी हमारा क्षेत्र ही सर्वश्रेष्ठ, इस हिसाब से झगड़े होते हैं। मजहबी यानी हमारा मज़हब अच्छा है, तुम्हारा मज़हब, यानी मज़हब के नाम पर झगड़े होते हैं। फिर आतंकवाद आता है। यह जो बातें हैं, यह सभी कौन सी बातें, नक्सलवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, मजहबी उन्माद, आतंकवाद, यह जो है देश की जो अखंडता है, उस अखंडता को रोकने के लिए काम करते हैं या रोकने का काम करते हैं। यह नक्सलवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, मजहबी उन्माद, आतंकवाद, यह जो देश की जो अखंडता और सांस्कृतिक एकता है, उसको रोकने का उसमें बाधा लाने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक दूसरे नवजागरण की आवश्यकता है, जो शायद विवेकानंदी अद्वैत, महात्मा गांधी के सत्याग्रह और मार्क्स के समाजवाद पर आधारित होगा। यानी जो ऐसे स्थिति में, यानी कौन सी स्थिति में, जो नक्सलवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, मजहबी उन्माद, आतंकवाद है, यह जो देश की अखंडता और सांस्कृतिक एकता को बाधा पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसका विरोध करने के लिए और एक नया कदम उठाना चाहिए और एक नवजागरण उत्पन्न होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, उसमें विवेकानंदी यानी विवेकानंद के अद्वैतवाद का ज्ञान होना चाहिए, महात्मा गांधी के सत्याग्रह और मार्क्स के समाजवाद का वाद पर आधारित होना चाहिए यह नवजागरण। इसे अर्धशिक्षित और अनपढ़ राजनीतिज्ञों की मर्जी पर छोड़ना आत्मघाती कार्य है। यानी जो 20वीं शताब्दी में जो नवजागरण हो रहा था, उसमें किसके मर्जी पर छोड़ना आत्मघाती है, यानी जो अनपढ़ है, जो अर्ध शिक्षित, यानी जो पूरे पढ़े लिखे नहीं है, पूरे ज्ञानी नहीं है, उनके बल पर यह नवजागरण छोड़ना एक आत्मघाती हो सकता है, घातक हो सकता है, धोखादायक हो सकता है। बुद्धिजीवियों को अपने हाथी दांत की मीनारों से बाहर चुप्पी तोड़ने का खतरा उठाना ही होगा। यानी जो बुद्धिजीवी है, उनको आगे बढ़ना होगा। अभी खड़ी बोली गद्य का आरंभिक संघर्ष, यानी इसमें जो खड़ी बोली का जो गद्य है, इसका भी विकास देखेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। खड़ी बोली गद्य का आरंभिक संघर्ष, यानी प्रारंभिक दौर में खड़ी बोली गद्य को उभर कर आने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, यह हम देखेंगे। 19वीं शताब्दी के पहले से ही खड़ी बोली में गद्य की रचनाएं मिलने लगती है। इसके प्रचार और प्रसार का उल्लेख पुस्तक के आरंभ में किया जा चुका, यह हमने पढ़ा है। यानी जो 19वीं शताब्दी के पहले भी हिंदी खड़ी बोली में अनेक गद्य रचनाएं की गई है और उसका प्रचार प्रसार भी आरंभ हुआ था। इसकी यात्रा के पदचिन्ह सिद्धोनाथों की बानियों, महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, उड़ीसा के संतों की रचनाओं, हिंदी के निर्गुण कवियों के पदों पर अंकित है। यानी जो गद्य की जो यात्रा है, जो सिद्धोनाथों की बानियों में गद्य लिखा गया है, फिर उसमें महाराष्ट्र में, गुजरात में, सिंध प्रदेश में, उड़ीसा में इनके जो संत थे, उनकी रचनाओं में निर्गुण कवियों के पदों पर अंकित है, आधारित है। 14वीं 15वीं शताब्दी में दक्षिणी हिंदी में भी गद्य के नमूने मिलते हैं। यानी 14वीं 15वीं शताब्दी में जो दक्षिणी हिंदी है, उसमें गद्य के नमूने मिलते हैं, यानी गद्य लिखा जा चुका था 15वीं 14वीं शताब्दी में दक्षिणी भाषा में, दक्षिणी हिंदी में। इन नमूनों को गेसुदराज ने मिराजुल अशकीन और वजही के सबरस में देखा जाता है। वजही की भाषा बोलचाल के अधिक निकट थी। यानी यह जो है जो
14वीं 15वीं शताब्दी में दक्षिणी हिंदी में गद्य मिलता है। इन नमूनों को गेसुद्राज क्या कहते हैं? गेसुद्राज के यानी गेसुद्राज का जो ग्रंथ है मिराजुल आश्किन और वजही के सब रस में उसके नमूने मिलते हैं, देखा जा सकता है। अभी वजही की भाषा बोलचाल के अधिक निकट थी, यानी जनमानस की जो भाषा थी वह वजही की भाषा में बोलचाल के निकट थी। अभी जो प्रारंभिक गद्य के विकास संघर्ष में पोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण देखी जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण गद्य विकास में पोर्ट विलियम कॉलेज है, तो उसका हम देखेंगे। खड़ी बोली शब्द पोर्ट विलियम कॉलेज 1800 की टकसाल से निकला है। यानी खड़ी बोली शब्द कहाँ से निकला है? महत्वपूर्ण कोटेशन है, महत्वपूर्ण है। यह कहीं पर भी पूछा जा सकता है या इंटरव्यू में साक्षात्कार में पूछा जाता है। खड़ी बोली शब्द कहाँ से निकला है? तो खड़ी बोली शब्द पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी और पोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल में यानी जो छाप खाने से खड़ी बोली शब्द का शब्द निकला है, खड़ी बोली शब्द का उदय हुआ है। सबसे पहले कॉलेज के भाखा मुंशी लल्लू जी लाल और सदल मिश्र ने इसका प्रयोग किया। सबसे पहले खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किसने किया? तो पोर्ट विलियम कॉलेज जो मुंशी थे वह मुंशी भाका मुंशी लल्लू लाल जी और सदल मिश्र ने सबसे पहले खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया है। प्रेम सागर में लल्लू जी लाल लिखते हैं। अभी प्रेम सागर जो लल्लू लाल का ग्रंथ है वह उसमें लिखते हैं। संवत 1860 में लल्लू जी लाल कवि ब्राह्मण गुजराती सहस्त्र अवधीच ने इसका सार ले यामिनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली के में कह नाम प्रेम सागर धरा। यानी यह इम्पोर्टेंट कथन है। संवत 1860 में लल्लू जी लाल कवि यानी जो लल्लू जी लाल थे वह कवि ब्राह्मण गुजराती सहस्त्र अवधीच ने इसका सार से जो यामिनी भाषा छोड़ यानी जो यामिनी भाषा जो फारसी भाषा उर्दू थी उसको छोड़ दिल्ली आगरे यानी दिल्ली आगरा के नज़दीक की जो खड़ी बोली थी उसको अपनाया और उसमें प्रेम सागर की रचना की। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान में कहते हैं। अभी सदल मिश्र का जो नासिकेतोपाख्यान जो ग्रंथ है उसमें वो कहते हैं। अब संवत 1860 में नासिकेतोपाख्यान को जिसमें चंद्रावली की कथा कही है देववानी से कोई समझ नहीं सकता, इसलिए खड़ी बोली में किया है। अभी देववानी यानी संस्कृत को देववानी कहा जाता है। सन 1804 में जॉन क्लिस्ट ने द हिंदी रोमन अर्थोएपिग्राफिक में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया है। सन 1804 में गिल क्रिस्ट है जॉन गिल क्रिस्त ने हिंदी रोमन अर्थों में एपिग्राफिक में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया है। जॉन गिल क्रिस्त ने रोमन अर्थों में एपिग्राफिक में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। हो सकता है दिल्ली आगरे की बोलचाल की भाषा को खड़ी बोली कहा जाता हो, यानी जो दिल्ली आगरे की जो दिल्ली प्रदेश के या आगरा प्रदेश के नज़दीक की जो बोलचाल की जो भाषा थी उसको ही खड़ी बोली कहा जाता हो। लल्लू जी लाल और सदल मिश्र ने इसे वहीं से लिया, यानी लल्लू जी लाल और सदल मिश्र ने जो खड़ी बोली का प्रयोग किया है उन्होंने दिल्ली क्षेत्र के आसपास या आगरा शहर के आसपास जो जनमानस में जो बोलचाल की जो भाषा थी उसी को खड़ी बोली मानकर लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस उद्देश्य से पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के लिए या प्रशासन की जो भी प्रशासन चलाने के लिए जो भी उसको सुविधाएं चाहिए थी उन सुविधाओं के लिए सन 1800 में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन चलाने के सुविधा से की थी। इसमें हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल आदि देशीय भाषाओं में सामान्यतः पुस्तकें अनुदित होती थी। यानी पोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कौन सी भाषाओं
की पुस्तकों का अनुवाद होता था। इसमें हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल आदि देशीय भाषाओं में सामान्यतः पुस्तकें अनुदित होती थी, यानी पुस्तकों का अनुवाद ट्रांसलेशन होता था। ट्रांसलेशन में जो हिंदी भाषा की पुस्तकों का ट्रांसलेशन होता था, अनुवाद होता था, मराठी भाषा के पुस्तकों का अनुवाद होता था, गुजराती भाषा की पुस्तकों का अनुवाद होता था, तमिल, इन देशीय भाषा यानी जो भारत की यह जो भाषा है हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, इन भाषाओं के सामान्य पुस्तकों का अनुवाद पोर्ट विलियम कॉलेज में होता था। और पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 में की थी। हिंदी या हिंदुस्तानी के प्राध्यापक गिल क्रिस्त थे, यानी पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी या हिंदुस्तानी यानी हिंदी को ही हिंदुस्तानी कहा जाता है, यह भी बात याद रखिए। और हिंदी या हिंदुस्तानी के पोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक जो थे वह थे गिल क्रिस्त, वह थे। उर्दू के लिए अलग मुंशी नियुक्त हुए और भाखा या हिंदवी के लिए अलग, यानी उर्दू पढ़ाने के लिए या उर्दू का अध्यापन कार्य करने के लिए अलग मुंशी रखे गए या अलग अध्यापक रखे गए। फिर भाखा या हिंदवी के लिए भी अलग रखे गए। भाखा मुंशियों के रूप में लल्लू जी लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति। अभी भाखा मुंशियों के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? तो लल्लू जी लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति भाखा मुंशियों के रूप में हुई है। कॉलेज के इस प्रयास के संबंध में अंग्रेजों ने काफ़ी गलतफहमी फैलाई। ग्रियर्सन ने दी मॉडर्न वर्कैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की भूमिका में लिखा है, यानी फिर जो कॉलेज के प्रयासों में, कॉलेज के संबंध में अंग्रेजों ने जो गलतफहमी फैलाई है उसके संदर्भ में जो ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का जो किताब है उसका नाम है दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसकी भूमिका में ग्रियर्सन लिखते हैं हिंदी अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है। लल्लू जी लाल ने प्रेम सागर में इसी का प्रयोग किया, यानी जी हिंदी जो है अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है, यानी अंग्रेजों ने लिखा है कि हिंदी अंग्रेजों यानी हिंदी जो है अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है, यानी हिंदी का जो आविष्कार है वह अंग्रेजों ने किया है और लल्लू जी लाल प्रेम सागर में इसी का प्रयोग करते हैं। ग्रियर्सन खड़ी बोली को किसी की मातृभाषा नहीं स्वीकार करता, यानी ग्रियर्सन जो है वह खड़ी बोली को किसी प्रदेश की मातृभाषा या किसी जन समुदाय की मातृभाषा स्वीकार नहीं करते। ग्रियर्सन का मानना भी तो उपनिवेशवादियों का ही मानस था। उसे इतना तो मालूम ही था कि भाषा का आविष्कार नहीं होता, यानी गिल क्राइस्ट को यह पता होना चाहिए था कि भाषा का जो है आविष्कार नहीं होता है, क्योंकि भाषा जो है वह जन्मजात होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। भाषा कोई निर्मित वस्तु नहीं है, वह अर्जित वस्तु है। यह शायद ग्रियर्सन को पता नहीं था। कोई बोली यानी उसे इतना तो मालूम ही था कि भाषा का आविष्कार नहीं किया जाता, यानी भाषा जो है निर्माण नहीं की जा सकती, नई प्रकार से स्थापित नहीं की जा सकती। कोई बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप धारण करती है, यानी कोई बोली विकसित होकर भाषा का रूप धारण करती है, यानी भाषा कोई एक बोली है फिर आगे चलकर उसका विकास होता है और वह भाषा के रूप में स्थापित होती है। यदि खड़ी बोली कोई भाषा न होती तो उसमें पुस्तकें लिखवाने का क्या तुक था, यानी खड़ी बोली कोई भाषा नहीं है तो उसमें पुस्तकें लिखने से क्या मतलब, कोई पुस्तकें क्यों लिखता उसमें, यह भी प्रश्न उपस्थित होता है। पोर्ट विलियम कॉलेज के अधिकारियों की अपेक्षा श्री रामपुर के डैनिश मिशन के केरे की दृष्टि अधिक पैनी और सूझबूझ अधिक गहरी थी। उसने अपनी बाइबल के हिंदी अनुवाद के 4थे संस्करण में लिखा है, हम हिंदुस्तान की उस बोली को हिंदुई या हिंदी समझते हैं जो मुख्यतः संस्कृत से बनी है और जो मुसलमानों के आने के पूर्व संपूर्ण हिंदुस्तान में बोली जाती थी। यह अब भी बहुत व्यापक क्षेत्र में समझी जाती है। यानी जो पोर्ट विलियम कॉलेज के जो अधिकारी थे उन अधिकारियों की अपेक्षा श्री रामपुर के डैनिश मिशन, यानी श्री रामपुर में जो डैनिश मिशन स्थापित था उसमें जो केरे
केले की दृष्टि अधिक पैनी थी, केले की जो दृष्टि थी देखने की वह व्यापक थी और उसने सूझबूझकर यानी सोच समझकर अधिक गहरी थी, सोच समझकर उसने अपनी बाइबल के उन्होंने जो अपने बाइबल का केले ने बाइबल का जो हिंदी अनुवाद किया, उस हिंदी अनुवाद के चौथे संस्करण में लिखा है उसने, हम हिंदुस्तान की उस बोली को वह केले कहता है बाइबल के चौथे संस्करण के अनुवाद में कि हिंदुस्तान के उस बोली को हिंदुई या हिंदी समझते हैं, हिंदी केले के अनुसार हिंदुई या हिंदी किसे समझते हैं, तो हिंदुस्तान की उस बोली को हिंदी या हिंदई उसे समझते हैं जो मुख्यतः संस्कृत से बनी है, जो संस्कृत से बनी है और मुसलमानों के आने के पूर्व संपूर्ण हिंदुस्तान में बोली जाती थी। केले के अनुसार जो मुसलमान आने से पहले जो भाषा बोली जाती थी हिंदुस्तान में, और इसके साथ ही जो है वह हिंदी या हिंदी समझते थे, हिंदी प्रदेश के लोग वह भाषा समझते थे, उसी को खड़ी बोली मानते थे। मैं फिर से पढ़ता हूँ, हम हिंदुस्तान की उस बोली को पोर्ट विलियम कॉलेज के अधिकारियों की अपेक्षा श्रीरामपुर के डैनिश मिशन के केरे की दृष्टि अधिक पैनी और सूझबूझ अधिक रहती थी। उसने अपनी बाइबिल के हिंदी अनुवाद के चौथे संस्करण में लिखा है, हम हिंदुस्तान की उस बोली को हिंदुई या हिंदी समझते हैं जो मुख्यतः संस्कृत से बनी है और जो मुसलमानों के आने के पूर्व संपूर्ण हिंदुस्तान में बोली जाती थी। यह अब भी बहुत व्यापक क्षेत्र में समझी जाती है, आज भी यह बोली समझी जाती है। लल्लू जी लाल के प्रेम सागर की भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है, जो लल्लू लाल का जो ग्रंथ है प्रेम सागर, उसकी जो भाषा है वह कथा वार्ता कथा सुनाने के अनुरूप है। इसके शब्द रूप अनिश्चित भाषा ब्रजी रंजित शैली पंडिताऊ है, जो प्रेम सागर की जो खड़ी बोली भाषा है उसमें जो शब्दों का रूप है वह अनिश्चित है, ब्रज रंजित ब्रज भाषा का मिश्रण है, और शैली जो है उस शब्दों की वह पंडिताऊ जिस प्रकार जो पंडिताऊ जो संस्कृत शब्दों के होते हैं उस प्रकार की शैली है। सदल मिश्र के नासिके तोपाख्यान पर ब्रजी और भोजपुरी का प्रभाव है, सदल मिश्र का जो ग्रंथ है नासिके तो उपाख्यान, इस पर भी भोजपुरी भाषा का प्रभाव, ब्रज और भोजपुरी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, किंतु सीधे संस्कृत से अनुदित होने के कारण हिंदी की प्रकृति अनुरूप है, फिर संस्कृत से अनुदित होने के बाद जो ये है। अभी यहाँ पर पोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी, यह जो देखा हमने, जो पोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत देखा, और अभी पोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की जो हिंदी थी वह हम देखेंगे। पोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर जिन दो गद्य लेखकों का सादर नाम लिया जाता है वे मुंशी सदासुख लाल राय नियास और इंशा अल्लाह खां थे। पोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर क्षेत्र की बाहरी जो हिंदी थी उसमें दो नाम है, दो जो लेखक है वह लेखक प्रसिद्ध थे। पहला नाम है मुंशी सदासुख राय निसार और दूसरा नाम जो है वह इंशा अल्लाह खां। सदासुख राय कॉलेज के भाखा मुंशियों से पहले ही गद्य रचना प्रस्तुत कर चुके थे, जो लल्लू लाल सदल मिश्र ने जो भाखा के मुंशी थे पोर्ट विलियम कॉलेज ने, उन्होंने जो गद्य लिखा उससे पहले सदासुख राय ने उन मुंशी जो कॉलेज के जो मुंशी थे उनसे पहले गद्य रचना प्रस्तुत की थी। इंशा भाका मुंशियों के समकालीन थे, जो इंशा अल्लाह खां जो थे वह भाका मुंशी जो थे, सदल मिश्र सदासुख लाल जो थे उनके वह समकालीन थे, उनके ही समय में थे। किंतु हिंदी गद्य परंपरा को और भी पीछे ले जाने की प्रवृत्ति के कारण गंग कवि के छंद चंद वर्णन की महिमा, राम प्रसाद निरंजनी के योग वाशिष्ठ, दौलत राम के पद्म पुराण वचनिका का उल्लेख किया जाता है। चंद छंद वर्णन की महिमा अकबर कालीन मानी जाती है, जो चंद छंद वर्णन की जो महिमा है वह अकबर के समय की है। वस्तुतः यह जाली ग्रंथ है, चंद छंद वर्णन की महिमा जो है वह जाली ग्रंथ है। यह पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए लिखा गया था, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा गया था,
तो उसमें चंद छंद वर्णन की महिमा, यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो ग्रंथों को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए लिखा गया था। इस इसमें अकबर को नूरवादीन कहा गया है। यानी किस ग्रंथ में अकबर को नूरवादीन कहा गया है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ में अकबर को नूरवादीन कहा गया है। जो जहांगीर का नाम नूरुद्दीन था, उसकी उसकी भाषा 18वीं शताब्दी के पहले की नहीं हो सकती। अभी सिख रेफरेंस लाइब्रेरी अमृतसर में संग्रहित योग वाशिष्ठ भाषा की प्रतिलिपि 1868 में मिल जाने से शुक्ल जी ने रामप्रसाद निरंजनी के जिस भाषा योग वाशिष्ठ 1811 को उल्लेख किया है। यानी जो सिख रेफरेंस यानी जो सिख रेफरेंसी की जो लाइब्रेरी है अमृतसर में, उसमें संग्रहित यानी सिख रेफरेंस लाइब्रेरी है, उसमें अमृतसर में संग्रहित योग वाशिष्ठ भाषा की प्रतिलिपि है। योग वाशिष्ठ भाषा की प्रतिलिपि कब मिली? 1868 में मिली। और फिर शुक्ल जी ने रामप्रसाद निरंजनी के जिस भाषा योग वाशिष्ठ यानी रामप्रसाद निरंजनी का जो भाषा योग वाशिष्ठ ग्रंथ है, उसका काल है 1711। अब उनकी प्रामाणिकता खंडित हो जाती है। योग वाशिष्ठ की एक प्रति पटियाला दरबार के पुस्तकालय में भी है। यानी योग वाशिष्ठ जो ग्रंथ है, उसकी एक प्रति पटियाला दरबार के संग्रहालय में भी मिलती है, किंतु इन दोनों प्रतियों में रामप्रसाद निरंजनी का नाम नहीं है। यानी योग वाशिष्ठ जो है रामप्रसाद निरंजनी का ग्रंथ है, लेकिन जो पटियाला दरबार में वह उनकी प्रतिलिपि मिलती है योग वाशिष्ठ की, उसमें रामप्रसाद निरंजनी का नाम उल्लेख नहीं है। निरंजनी के भाषा योग वाशिष्ठ की भाषा जो उदाहरण शुक्ल जी ने दिया है, वह अमृतसर तथा पटियाला दरबार की प्रतिलिपि की भाषा से नहीं मिलती। यानी जो शुक्ल जी ने भाषा योग वाशिष्ठ की जो उदाहरण दिए हैं, वह उदाहरण पटियाला के दरबार में या अमृतसर के दरबार में जो प्रतिलिपि मिली है, उस योग वाशिष्ठ की भाषा से मिलती जुलती नहीं है। भाषा योग वाशिष्ठ की भाषा बहुत प्रवर्तित मालूम पड़ती है। पटियाला दरबार की प्रतिलिपि का समय 1745 है। यानी जो पटियाला में योग वाशिष्ठ की भाषा योग वाशिष्ठ की जो प्रतिलिपि मिली है पटियाला दरबार में, वह 1745 में मिली है। पद्म पुराण का भाषानुवाद गुरुमुखी लिपि के योग वाशिष्ठ की भाषा मुख्यतः वाक्य विन्यास से मिलता जुलता है। यानी जो पद्म पुराण ग्रंथ है, उसका भाषानुवाद गुरुमुखी लिपि के गुरुमुखी यानी जो पंजाबी भाषा जो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उसका पद्म पुराण का अनुवाद गुरुमुखी लिपि के योग वाशिष्ठ की भाषा मुख्यतः वाक्य विन्यास से मिलती जुलती है। पर इससे इतना पता चलता है कि खड़ी बोली गद्य फोर्ट विलियम कॉलेज का चमत्कार नहीं है। यानी खड़ी बोली जो है वह फोर्ट विलियम कॉलेज का आविष्कार नहीं है, या फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थापना होने के बाद खड़ी बोली निर्मित हुई है, यह ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसकी परंपरा पहले से चली आ रही है। यानी जो पोर्ट विलियम कॉलेज जो था 1800 में स्थापित हुआ, यानी पोर्ट विलियम कॉलेज से पहले भी खड़ी बोली जो है वह अस्तित्व में थी। मुंशी सदासुखलाल 1746-1824 की रचना के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। यानी मुंशी सदासुखलाल की जो रचनाएं हैं 1746 से लेकर 1824 तक, इसमें संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने यह भ्रम फैलाया कि इसकी पुस्तक का नाम सुख सागर है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो थे, उन्होंने कौन सा भ्रम फैलाया? जो सुख सागर है, यह पुस्तक का नाम सुख सागर है। किसके? मुंशी सदासुखलाल के। जबकि इस नाम की इनकी कोई पुस्तक नहीं है। यानी मुंशी सदासुखलाल की कोई सुख सागर नामक किताब है ही नहीं है। हिंदी में सुख सागर उनका उपनाम था। यानी मुंशी सदासुखलाल का उपनाम सुख सागर था हिंदी में। उर्दू में वे निसार उपनाम से लिखते थे। यानी मुंशी सदासुखलाल उर्दू में निसार उपनाम से लिखते थे। ये साथ भी कंप्यूटर या लैपटॉप होता तो ऐसे लिखते हुए अंडरलाइन करते हुए हम बहुत अच्छे से इसको और भी मैं अच्छे से समझा सकता था, लेकिन कैसे है अभाव के कारण जो भी है अच्छा है, चलो पढ़ते हैं। तो फिर ऐसा है
कि जो मुंशी सदा शुक्लाल है वह उर्दू में निसार उपनाम से लिखते थे। शुक्ल जी ने जिस विष्णु पुराण के अनुवाद को इनकी भाषा माना है वह देखने में नहीं आया। यानी जो विष्णु पुराण के अनुवाद किया हुआ है वह सदा शुक्लाल की भाषा मानी है, वह कहीं देखने को नहीं मिलती। लाला भगवान दीन और रामदास गौड़ ने एक पुस्तक संपादित की है। लाला भगवान दीन और रामदास गौड़ ने एक पुस्तक संपादित की है, हिंदी भाषा सार। हिंदी भाषा सार किन दो व्यक्तियों ने संपादित की है? तो लाला भगवान दीन और रामदास गौड़ ने यह किताब संपादित की है, हिंदी भाषा सार। उसमें सदा शुक जी का एक निबंध सुरासुर निर्णय संग्रहित है। यानी हिंदी भाषा सागर में सदा शुक लाल जी का एक निबंध संग्रहित है, उसका नाम है सुरासुर निर्णय। सदा शुक लाल का सुरासुर निर्णय किस किताब में संग्रहित है? तो हिंदी भाषा सार नामक किताब में संग्रहित है। संपादकों ने इस लेख का रचनाकाल 1783 ठहराया है। यानी संपादक कौन है? भगवान दीन और रामदास गौड़ ने जो सुरसुरा निर्णय निबंध का रचनाकाल जो है वह 1783 बताया है। विष्णु पुराण और सुरासुर निर्णय की शैली में अंतर है। पहले के वाक्य विन्यास लंबे और संलिष्ट है और दूसरे के सरल और छोटे हैं। सदाशुक की जिस भाषा का उदाहरण शुक्ल जी ने दिया है वह चाहे अप्रामाणिक हो और सुरासुर निर्णय की भाषा प्रामाणिक, पर सदाशुक की भाषा संबंधी उनका निष्कर्ष ठीक है। मुंशी जी ने यह गद्य न तो किसी अंग्रेजी अधिकारी की प्रेरणा से, यानी जो उन्होंने जो निबंध लिखा है सुरसुरा, यह गद्य किसी अंग्रेजी से प्रेरणा से नहीं लिखा है, न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा है। वे एक भगवत भक्ति आदमी थे। आपने यानी सदा शुक्लाल कौन से भक्ति थे? भगवत भक्ति थे। अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो श्लिष्ट भाषा चारों ओर पूर्वी प्रांतों में भी प्रचलित पाई, उसी में रचना की। स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके यानी साहित्यिक रूप का पूर्ण आभास दिया। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले अहले ज़बान थे, पर उन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा, जिसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बराबर रहता है। अन्य सदा शुक्लाल की भाषा में संस्कृत शब्दों को भी शामिल किया गया है। इस संस्कृति मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदा शुक्लाल ने इस प्रकार खेद प्रकट किया, रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। यानी यह जो कोटेशन है, कथन है, रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, यह जो है यह सदा शुक्लाल का कथन है, मुंशी सदा शुक्लाल। अभी यहाँ पर उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी जो इंशाअल्लाह खां, उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी, यानी रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है उदयभान चरित, या उदयभान चरित का ही दूसरा नाम है रानी केतकी की कहानी। जैसे कि ग्याग्रीन कहानी को रोज नाम दिया गया है, उसी प्रकार उदयभान चरित को रानी केतकी की कहानी नाम दिया गया है। तो लिखकर इंशाअल्लाह खां, यानी इंशाअल्लाह खां जो है वह 1756 में तथा 1817 ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंशाअल्लाह खां का जो समय है वह 1756 से लेकर 1817 के बीच में है और इन्होंने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे लल्लू लाल और सदल मिश्र के समकालीन थे, यानी जो पोर्ट विलियम कॉलेज के जो भाका मुंशी थे लल्लू लाल और सदल मिश्र, इनके समकालीन थे इंशाअल्लाह खां, यानी उनके ही समय में। रानी केतकी की कहानी 1800 और 1808 के बीच में लिखी गई है। रानी केतकी का जो समय है, रानी केतकी कहानी का जो समय है वह 1800 तथा 1808 के बीच में, यानी केवल 8 वर्षों के बीच में लिखी हुई मानते हैं। इंशा का जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ, यानी इंशाअल्लाह का जो जन्म है इंशाअल्लाह खां का, उनका जन्म मुर्शिदाबाद के बाद में हुआ था। बंगाल की नवाबी के पतन के बाद वे दिल्ली चले गए। दिल्ली की अस्थिरता के कारण वे लखनऊ के नवाब
अली खां के पास चले आए। नवाब से उनकी खूब छनने लगी और वे नवाब की नाक के बाल हो गए। वे नवाब को मजाकिया लतीफ़े सुनाया करते थे। एक दिन एक लतीफ़े पर नवाब नाराज़ हो गया। पैसे की कठिनाई पड़ गई। अंत वे उन्मादग्रस्त होकर मर गए, यानी इंशाअल्लाह खां मर गए। इंशा उर्दू फारसी के गंभीर विद्वान थे, यानी इंशाअल्लाह खां जो थे उर्दू और फारसी के विद्वान थे, गंभीर विद्वान थे। ऐसे पूछा जा सकता है कि इंशाअल्लाह खां किस भाषा के विद्वान थे, तो उर्दू फारसी के। नीचे दिया जाता है कि हिंदी खड़ी बोली के, ब्रज जी कनौजी के, अवधी के। साथ ही दिया जाएगा उर्दू फारसी, तो उर्दू फारसी के गंभीर विद्वान इंशाअल्लाह थे। फारसी में लिखी हुई उनकी पुस्तक दरिया-ए-लताइफ बहुत प्रसिद्ध है। यानी जो फारसी भाषा में इंशाअल्लाह खां की लिखी हुई किताब थी उसका नाम है दरिया-ए-लताइफ। दरिया-ए-लताइफ उर्दू की किताब है और इंशाअल्लाह खां की है, और यह उर्दू में बहुत प्रसिद्ध किताब है। वे उर्दू के एक लोकप्रिय कवि थे। कमर बांधे हुए चलने को या सब यार बैठे हैं, बहुत आगे एक बाकी जो है तैयार बैठे हैं। यानी उनकी जो पंक्ति है, कमर बांधे हुए चलने को या सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो है तैयार बैठे हैं। यह जो पंक्तियाँ है यह इंशाअल्लाह खां की है। बहुतों की ज़बान पर है, किंतु हिंदी साहित्य में उनका महत्व रानी केतकी की कहानी के लिए है। यानी इंशाअल्लाह खां का महत्व हिंदी साहित्य में किसके लिए है? रानी केतकी की कहानी के लिए है। यह लखनऊ में लिखी गई है। रानी केतकी की कहानी कहाँ पर लिखी गई है? लखनऊ में। बनारस, लखनऊ, काशी ऐसे नाम दिए जाएंगे तो वह लखनऊ में लिखी गई है। इसकी भाषा के संबंध में उनका कहना, यानी रानी केतकी की जो भाषा है, रानी केतकी की कहानी की जो भाषा है, उसके संबंध में खुद इंशाअल्लाह खां का कहना है या लिखा है। एक दिन बैठे यह बात आपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदी की छूट और किसी बोली का पूट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गवारी कुछ उसके बीच में न हो। आपने मिलने वालों में से एक कोई बड़े पढ़े लिखे पुराने धुराने डाक पूठे घाघ यह खटराग लाए लगे कहने, यह बात होते दिखाई नहीं देती। हिंदवीपन भी न निकले और भाषापन भी न हो, बस भले लोग अच्छे से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं, क्यों का त्यों वही सब डोल रहे, और छाँव किसी की न हो, यही नहीं होने का। यानी यह खुद जो है वह इंशाअल्लाह खां ने खुद रानी केतकी की कहानी लिखते समय उसमें बताया है। पुराने धुराने डाक बूढ़े की चुनौती को स्वीकार करती हुए, यानी उस समय में जो बोलचाल की भाषा थी उसमें लिखा है। जो पुराने डांग बूढ़े की चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने यह कहानी लिखी है और बताया कि यह है हिंदी या हिंदवी, यानी टेढ़ी हिंदी का टाट, यानी टेढ़ी हिंदी का टाट यह है। सच तो यह है कि आरंभिक हिंदी को रूप देने का श्रेय इन 4 गद्य लेखकों को है। यानी एक जो प्रारंभिक जो हिंदी थी उसको गद्य रूप देने का जो श्रेय है वह उन 4 लेखकों को जाता है। कौन से 4 लेखक? सदासुख राय, इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र और लल्लूजी लाल। इनको आरंभिक भाषा को गद्य रूप देने की श्रेय जाता है। भाषा की दृष्टि से श्याम सुंदर दास इंशाअल्लाह खां को सबसे अधिक महत्व देते हैं। भाषा की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व श्याम सुंदर दास इंशाअल्लाह खां को देते हैं। इंशाअल्लाह खां को भाषा की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व किसने दिया है? तो श्याम सुंदर दास ने दिया है। शुक्ल जी ने तत्कालीन हिंदी गद्य की 3 कसौटियाँ बताई है। रामचंद्र शुक्ल जी ने उस समय की तत्कालीन समय की हिंदी गद्य की 3 कसौटियाँ बताई है। वह कौन सी है? बताते हैं। बोलचाल की भाषा, श्लिष्ट व्यवहार में आने की योग्यता, तर्कानुमोदित वाक्य विन्यस्तता,
इसके आधार पर वे पहला महत्व सदाशुक लाल और दूसरा सदल मिश्र को देते हैं। यानी भाषा की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल ने किसको महत्व दिया है, तो सदाशुक लाल को दिया है। इंशाअल्लाह खां को श्याम सुंदर दास ने महत्व दिया है, और दूसरा महत्व जो है सदल मिश्र को शुक्ल जी देता है। यथासंभव शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग हिंदी की प्रकृति के अनुरूप है। अरबी पारसी के प्रचलित शब्द तो भारतीय जातीय भाषाओं में खप ही गए हैं। इंशा की भाषा हिंदी और शैली उर्दू की, यानी जो इंशाअल्लाह की जो भाषा है, वह भाषा लिखने की जो शैली है वह हिंदी है। भाषा जो है हिंदी है, और हिंदी भाषा लिखने की जो शैली है वह उर्दू से अपनाई हुई है। इस तरह की चटकीली मुहावराश्रित शैली गंभीर विषयों के प्रतिपादन के योग्य नहीं है। आज की वीडियो में यही रुकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, वीडियो कैसे लगा बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें आगे सुधार करने के लिए, आगे की वीडियो में सुधार करने के लिए, आगे के लेक्चर में सुधार करने के लिए, या आगे का लेक्चर किस विषय पर ले, इसको हमें प्रोत्साहित करता है। भले तो अब देखा जाए तो वास्तविकता में आपका कमेंट ही हमारा सबसे बड़ा मूल्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।